वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में लाइंस और एंगल्स के बारे में बेसिक से हम समझने वाले हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट। पॉइंट आपको पता ही है कि इसे पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, क्या है? अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन इन स्पेस एंड हैज नो साइज एंड और डायमेंशन। तो पॉइंट क्या होता है? एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका कोई साइज या कोई डायमेंशन नहीं होता है। और हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। यह पॉइंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है हमारे पास लाइन क्या है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन यह यहाँ पे बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, दोनों साइड एरो का साइन इस तरीके से बना हुआ है। यह एक लाइन है। इस लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि लाइन को दोनों साइड इनफाइनाइट एक्सटेंड किया जा सकता है। जितनी आपको जरूरत हो उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे साइड भी एक्सटेंड करा जा सकता है। जैसे यह हो गया ए बी, इस लाइन का नाम हो गया ए बी। ए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बी भी पॉइंट नहीं है, यह ए बी लाइन का नाम है। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे ए बी इस तरीके से लिख के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी और ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो का निशान बना के एक छोटी सी लाइन बना देनी है। यह हो गया लाइन, यह हो गई हमारी लाइन। से आगे है फिर लाइन सेगमेंट ए बी लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन का ही एक पार्ट है जिसके पास दो एंड पॉइंट है। जैसे इस लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, ए बी लाइन है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट को भी दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके पास दो एंड पॉइंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया सी और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया डी। अब इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे मैं बना लेता हूं। यहाँ पे एंड पॉइंट है इसका सी और यह इसका एंड पॉइंट हो गया डी। सी डी लाइन सेगमेंट हो गई। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी डी और ऊपर इस तरीके से लाइन सेगमेंट बना देंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है लाइन सेगमेंट को, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ए बी लाइन। यह हो गई ए बी लाइन और यह सी डी लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। लाइन सेगमेंट को भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है इधर, और पीछे साइड भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट हो गया डी, यह एंड पॉइंट हो गया, यह सी एंड पॉइंट है। इन दोनों के बीच का यह डिस्टेंस हो गया, सी डी के बीच का डिस्टेंस हो गया। लाइन सेगमेंट हो गया। फिर है रे क्या होता है? हमारे पास जो लाइन है ए बी, तो इसका एक एंड पॉइंट ले लीजिए और दूसरी साइड की लाइन ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पर हो गया सी, तो सी बी क्या हो गई? रे हो गई। सी बी क्या हो गई? रे। सी बी रे हो जाएगी, और उसके ऊपर इस तरीके से एरो का निशान बना देना है रे का, एक और एरो का निशान बना देना है ए का। अगर बोला जाए इस रे को लिया जाए, एंड पॉइंट एक ये वाला हो गया और एक तरफ एरो का निशान इस तरफ लिया जाए। जैसे अभी सीबी में इस एरो को निशान को लिया गया है, तो अगर इस एरो को निशान को लिया जाए तो इसे कैसे लिखेंगे? सी से ए की तरफ आ रहे हैं, इसमें सी से बी की तरफ जा रहे थे, तो सी से बी की तरफ एरो का निशान इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे सी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो इस रे को कैसे लिखेंगे? सी ए और यहाँ पे एरो का निशान बना देंगे। यह क्या बताता है कि हम सी से ए की तरफ जा रहे हैं, इसमें सी से बी की तरफ जा रहे हैं। आप इसको ए सी और इस तरीके से रे नहीं बना सकते हैं। ए सी रे नहीं हो सकता है, क्योंकि सी से ए की तरफ हम जा रहे हैं, ए से सी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो यह लिखना गलत होगा। इस तरीके से रे को लिखना है। यह रे हो गई, लाइन बन गया ए बी, ऊपर छोटी सी लाइन बना देनी है, लाइन सेगमेंट सी डी, और लाइन सेगमेंट बना देना है सी डी के ऊपर। और पॉइंट स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है,
लेकिन यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह पोजीशन को बताता है कि यह इसकी पोजीशन हो गई। यह जैसे मान लीजिए इसका कोई नाम हो गया एच, यह एच पॉइंट की पोजीशन हो गई। इस लाइन में यह पॉइंट हो गया जैसे जी, यह जी पॉइंट की पोजीशन हो गई। तो पॉइंट हमें पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं आगे, क्या है हमारे पास कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, कुछ एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, एंगल्स के बारे में समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से एक एंगल बना हुआ है, इस तरीके से एक एंगल बना हुआ है, तो देखकर आप बता सकते हैं कि यह 90 डिग्री से कम है। यह एंगल जैसे एंगल 1 हो गया, तो यह 90 डिग्री से कम है। एंगल 1 इज लेस देन 90 डिग्री, तो यह कौन सा एंगल बने कहलाएगा? यह एक्यूट एंगल कहलाएगा। फिर सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। एंगल यदि 90 डिग्री का है तो राइट एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल। पहला एंगल जो बताया गया है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसलिए इसको राइट एंगल बोला जाएगा। यह हो गया राइट एंगल, यह हो गया राइट एंगल। फिर है ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे इसका जो फिगर बना हुआ है तो यह गलत बना हुआ है, गलत बना हुआ है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा, यानी 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं, जिसमें 90 डिग्री और 180 डिग्री को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी 91 से 179 तक के जो एंगल्स हैं वो सब कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो यह एंगल यहाँ पे गलत बना हुआ है। कैसे बनेगा? जैसे एंगल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इस एंगल को इस तरीके से अगर बनाया जाए और यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो देख सकते हैं कि यह 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। आई थिंक 150 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो यह 150 डिग्री है, तो यह ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल की क्या डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल हैं वह सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 90 डिग्री का एंगल जो है वह राइट एंगल कहलाता है। जैसे यह राइट एंगल हो गया एक्यूट एंगल। 0 से 90 डिग्री के बीच में 90 डिग्री राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल भी हो गया। फिर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे 90 डिग्री हुआ तो राइट एंगल बोला गया, 90 डिग्री के बाद जब 180 डिग्री में पहुंच गए, 180 डिग्री, तो वह स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, वह कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के पहले के जो एंगल है तो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, 180 हो जाएगा तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यह पॉइंट हो गया, यह पॉइंट हो गया, यह एंगल जो बन रहा है, यह एंगल जो बन रहा है दोनों रे से, वह कौन सा एंगल कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल हो गया। अब 180 डिग्री से जो ज्यादा एंगल है, यानी ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री से अधिक है, तो उन्हें बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पर इस तरीके से आपने लाइन बनाया और इस एंगल की बात नहीं करी जा रही है, नीचे साइड जो एंगल है इस एंगल की बात नहीं की जा रही है, यह ऊपर साइड जो पूरा एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दो रे हो गई, ये दोनों रे हो गई, ये दोनों रे हो गई, ये दोनों रे हो गई। यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एंगल, यहां से लेकर यहां तक का यह पूरा एंगल देख रहे हैं 180 से भी ज्यादा है, 180 से भी ज्यादा है यह, तो इसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल की क्या डिफिनेशन दी गई है? एन एंगल मेजरिंग मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज्यादा के जो एंगल हैं तो वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिर फाइनली लास्ट में है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल
कंप्लीट एंगल। तो यह पूरा एक एंगल बन जाता है, पूरा जो एक एंगल बन जाता है वह कहलाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल कौन से एंगल हुए, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के होते हैं वह एक्यूट एंगल हुए। जो 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल हो गया। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के एंगल कौन से कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। और पूरा एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे कंप्लीट एंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे सभी की डिफिनीशंस लिखी हुई हैं, तो आप एक बार देख के याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, आगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत इजी है यह इंट्रोडक्शन पार्ट भी, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो समझ सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है तो इसमें सिर्फ एक एंगल की बात नहीं हो रही है, दो एंगल्स के बीच की बात हो रही है। दो एंगल्स के बीच की बात हो रही है। जैसे एंगल्स लिखा है इसमें भी एंगल्स लिखा हुआ है। तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे एक एंगल हो गया यह 40 डिग्री का मान लीजिए, एक दूसरा एंगल हो गया यह हो गया 50 डिग्री का हो गया। तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे तो बन गया 90 डिग्री। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इसका मतलब यह दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे एक दूसरे के। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यह होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यह होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे कब, जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है तो यह हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से कहलाते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। सेम इसी तरह यह भी है, लेकिन इसमें 90 डिग्री सम करने पर आना चाहिए, इसमें 180 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर 180 डिग्री आए, जैसे एक छोटा सा एंगल हो गया यह, मान लीजिए क्या 50 डिग्री का है, और एक यह दूसरा एंगल हो गया, यह हो गया 130 डिग्री का। 130 डिग्री का एक एंगल हो गया 130 डिग्री, एक एंगल हो गया 50 डिग्री। दोनों एंगल का सम करेंगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री तो हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है। यहाँ पे दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीन एंगल और दिए हुए हैं यहाँ पे, तीनों को समझते हैं। सबसे पहले क्या है एडजेसेंट एंगल्स, कौन कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। प्रॉपर्टी इसमें लिखी हुई है डिफिनीशन में, डिफिनीशन को पढ़ना है, उसमें प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखी हुई है, आप समझ जाएंगे कैसे। टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है अभी बताता हूं मैं। टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, ऐसे दो एंगल्स जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, अ कॉमन आर्म हो, एक कॉमन आर्म हो, एंड लाई नेक्स्ट टू ईच अदर, तो कौन कौन से पॉइंट है टू एंगल्स, ठीक है, दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, देखिए एंगल कैसे बनता है, यह एक रे हो गई, इसका एंड पॉइंट है यह, और इसी एंड पॉइंट से एक रे इस साइड आई इस तरीके से। दोनों का एंड पॉइंट मान लीजिए है वो, दोनों का एंड पॉइंट है ओ।
तो दोनों रे का जहां पे एंड पॉइंट हो रहा है, जहां पे दोनों रे मिल रही हैं, यह कहलाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स आप समझ गए, यह हो गया वर्टेक्स। इस वर्टेक्स पर यह एंगल बन रहा है, तो यह एंगल बन रहा है, यह एंगल बन रहा है। तो यह वर्टेक्स हो गया, यह एंगल हो गया, और इसके ये जो दो रे दिख रही हैं, दो रे जो दिख रही हैं, ये कहलाती हैं आर्म्स, यह कहलाती हैं आर्म्स, यह कहलाती हैं आर्म्स। तो इस एंगल की ये दोनों आर्म्स हो गई। तो आर्म्स आप समझ चुके हैं, वर्टेक्स समझ चुके हैं, वर्टेक्स समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं वापस डिफिनेशन में, वापस डिफिनेशन में आइए। दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी ऐसे दो एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स आप समझ चुके हैं। अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म भी हो, एंड लाई नेक्स्ट टू ईच अदर, बाकी दो रे जो बच रही हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, यानी ये जो कॉमन आर्म है इसके अपोजिट होनी चाहिए। जैसे इस एंगल में आप आ जाइए, इसमें आप आ जाइए, देखिए इसमें देखिए वर्टेक्स हो गया हमारा, ये हमारा यह वर्टेक्स हो गया। दो एंगल इसके पास है, एक एंगल यह हो गया, एक एंगल यह हो गया, दूसरा एंगल यह हो गया। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लिए एंगल 2। दो एंगल्स हो गए हमारे पास। दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है कॉमन है या नहीं है? एक कॉमन वर्टेक्स मिल गया, दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स मिल गया, यानी यह जो पहली प्रॉपर्टी बोली गई थी, पहली कंडीशन जो रखी गई है, वह यह कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, कॉमन वर्टेक्स हमें मिल गया। दूसरा क्या है? अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। यह देखिए यह आर्म कॉमन है, यह एंगल 2 बन रहा है, इससे एंगल 2 बन रहा है इस तरीके से। एंगल 1 कैसे बन रहा है? इसी साइड से बन रहा है, इसी आर्म से बन रहा है। एक आर्म यह हो गई और दूसरी आर्म यह हो गई। तो एंगल 1 और एंगल 2 के लिए एक कॉमन आर्म है, यह BD। BD यह कॉमन आर्म हो गई दोनों एंगल्स के लिए। तो कॉमन वर्टेक्स मिल गया, कॉमन आर्म मिल गई, दो कंडीशन अप्लाई हो चुकी हैं। एंड लाई नेक्स्ट टू ईच अदर, कॉमन जो रे है आपके पास, यह जो कॉमन आर्म है, दोनों आर्म अपोजिट होनी चाहिए इसके। देखिए यह इसके अपोजिट है, यह भी अपोजिट साइड में है, यानी यह और यह दोनों बाकी जो आर्म बच रही हैं, कॉमन आर्म के अलावा जो आर्म बच रही हैं, ये दोनों अपोजिट साइड में हैं। तो तीनों कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल आई होप आप समझ चुके होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तीनों कंडीशन से अप्लाई होनी चाहिए, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और बाकी की जो आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड में है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आप समझ चुके हैं। फिर आगे है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसे समझते हैं। इसकी क्या डिफिनेशन है? टू एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल, जैसे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, दो एडजेसेंट एंगल इस तरीके से, हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर स्ट्रेट लाइन, जिसकी नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी हो गई? जैसे यह आर्म और यह आर्म, इसमें देखिए यह कॉमन आर्म हो गई, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई? एक यह हो गई और दूसरी यह हो गई। कॉमन आर्म को मैं इरेज कर देता, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई? एक यह, एक यह। अगर ये दोनों नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बन जाए, नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बन जाए, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो ये जो एंगल्स हैं, जैसे इसमें देखिए नॉन कॉमन आर्म जो है इसमें स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म है इसमें, और इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है स्ट्रेट लाइन बन गई। तो बाकी जो एंगल्स बच रहे हैं वो सारे एंगल्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डिफिनेशन क्या है? टू एडजेसेंट एंगल, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, कुछ इस तरीके से। आगे चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इस फिगर में आ जाइए।
इस फिगर में आ जाइए। द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड अपोजिट टू ईच अदर। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें कुछ इस तरीके से, जैसे सीडी लाइन AB लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने पर एक यह एंगल और इसके अपोजिट यह एंगल, ये दोनों एंगल अपोजिट हैं, यह दोनों एंगल अपोजिट हैं, इन्हीं दोनों एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। तो जिस तरीके से ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, उसी तरीके से ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो यह दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप समझ चुके हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ चुके हैं, एडजेसेंट एंगल्स समझ चुके हैं। अब आगे आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लाइन और रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। टू इक्वल पार्ट, तो हमारे पास जैसे एक एंगल हो गया, यह एक एंगल हो गया, यह एक एंगल हो गया, नाम भी मैं देता हूं O हो गया, यह A और B, यह एक एंगल बन गया जिसकी दो आर्म है, एक OA और OB, दो आर्म हो गई और यह हो गया इसका एंगल। तो डिफिनेशन क्या बोलता है, अ लाइन और रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। तो ऐसी रे या फिर ऐसी लाइन, डिफिनेशन में क्या है कि ऐसी रे या ऐसी लाइन जो दिए हुए एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करे, दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। क्या है डिफिनेशन कि ऐसी रे या ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। कैसे कैसे, एक रे मैं यहां से बनाता हूं कुछ इस तरीके से, एक रे मैं यहां से बनाता हूं कुछ इस तरीके से कि यह एंगल, यह जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो। तो ओसी जो लाइन है, ओसी जो लाइन है, या ओसी लाइन भी हो सकती है, रे भी हो सकती है। तो ऐसी लाइन या ऐसी रे जो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। फिर से समझिए क्या है कि ऐसी लाइन या ऐसी रे जो इस दिए हुए एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी दो यह अलग अलग एंगल्स बन चुके हैं, यह दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन को क्या बोला जाता है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर आई होप आप समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं आगे, क्या है हमारे पास, कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइन है, इसे समझ लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, अभी नाम जिक्र हुआ है उसका, लाइंस दैट मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के को क्रॉस करे, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जैसे देखिए PQ एक लाइन हो गई जो RS लाइन को, PQ लाइन RS लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। RS लाइन PQ लाइन को एक दूसरे को, यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ ये जो दोनों लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। यह क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, क्योंकि यह दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, मिल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यह लाइन एक इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। फिर है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन को समझने से पहले समझते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन नहीं, चलिए ट्रांसवर्सल लाइन को ही समझ लेते हैं, उसी सीक्वेंस में चलते हैं जैसे बना हुआ है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या अलग अलग पॉइंट पर क्रॉस करे, अलग अलग पॉइंट पर मिले। क्या है, कैसे कैसे, एक लाइन हो गई है,
एक लाइन हो गई है, दो हो गया, तीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीन भी ले सकते हैं, दो लाइन भी ले सकते हैं। तो एक तीसरी लाइन यह जा रही है, तीसरी लाइन यह जा रही है, तो यह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, क्योंकि यह लाइन बाकी तीन लाइंस को, जैसे यह लाइन हो गई एल एम एन, इन तीनों लाइन का नाम हो गया, और इस लाइन का नाम हो गया, इस लाइन का नाम हो गया मान लीजिए टी। तो यह टी लाइन बाकी तीनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यह टी लाइन, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, इन तीनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अलग अलग पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, अलग अलग पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इस टी लाइन को, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, इसे बोला जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। यह लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, यह लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि यह लाइन इन तीनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। आ जाते हैं वापस डिफिनेशन में, समझिए। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करे टू और मोर देन लाइंस, दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ पे दो पैरेलल, जरूरी नहीं कि दोनों लाइन पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन बनी हुई है, यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, इस तरीके से यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और मैं एक लाइन और बनाता हूं, एक लाइन हो गई ऐसे और एक लाइन हो गई ऐसे। देखकर आप समझ सकते हैं कि यह दोनों लाइन पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि इन दोनों लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे, आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे तो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, तो यह दोनों लाइन अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इस तरफ बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन नहीं है, और यह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो यह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसके लिए यह बाकी लाइंस पैरेलल होने की जरूरत नहीं है, ये लाइंस पैरेलल होंगे तो भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा, पैरेलल नहीं है तो भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो बाकी लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, वह ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब आ जाते हैं पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे पैरेलल लाइन बनी हुई है, यहाँ पर पैरेलल लाइन बनी हुई है, एक लाइन है PQ, एक लाइन है RS, दोनों लाइन पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, डिफिनेशन में समझते हैं। लाइंस that lie in the same plane or never meet however far they are extended, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही न करें, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी क्रॉस न करें, न क्रॉस करे, न इंटरसेक्ट करे, न मिले, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह लाइन इन दोनों के, देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होगा। तो इन दोनों लाइन को चाहे आप आगे तरफ बढ़ाते जाइए या पीछे तरफ बढ़ाते जाइए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह कांस्टेंट होता है, यानी कम ज्यादा नहीं होता है। तो सिंपल सा आप ऐसे समझिए कि ऐसी लाइंस, दो लाइन भी हो सकती हैं, तीन लाइन भी, चार लाइन भी, ज्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। जरूरी, जैसे यहाँ पे दो लाइंस हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं, लेकिन पीछे तरफ एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो यह पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगी। पैरेलल लाइन चाहे पीछे तरफ बढ़ाइए चाहे आगे तरफ एक्सटेंड करिए, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब आप समझ चुके हैं कि पैरेलल लाइन किसे बोला जाता है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, चाहे आप आगे तरफ बढ़ाइए तो भी सेम डिस्टेंस रहेगा, पीछे तरफ ले जाइए तो भी सेम डिस्टेंस रहेगा। तो आई होप आप इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन अच्छे से समझ चुके होंगे। जो चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो। आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप।
चलते हैं आगे, क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ एंगल्स ही बनते हैं। तो किस किस तरह के एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स के बारे में समझते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो इस फिगर में देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और एक ये तीसरी जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन आप समझ चुके हैं कि यह एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो पहले आप यह समझिए कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, उसके बाद इन टॉपिक्स पर आते हैं। देखिए, यह जो एंगल बन रहा है, यह जो एंगल बन रहा है इस आर्म से और इस आर्म से, यह जो एंगल बन रहा है यह एक्सटीरियर एंगल है। इसी के साथ यह एंगल एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह से यह एक्सटीरियर एंगल है और ये चारों एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, यह इंटीरियर एंगल हो गया, यह भी इंटीरियर एंगल हो गया, यह भी इंटीरियर एंगल हो गया और ये चारों इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आप समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट नंबर पर, देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल को तो देखिए, यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में यह जो एक्सटीरियर एंगल है, यह जो एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल लेफ्ट साइड के ही सेकेंड नंबर का इंटीरियर एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यानी ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मैं नाम के साथ भी अभी बताऊंगा, बट अभी आप यहाँ पे समझिए करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए। यह एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड का यह जो पहला एक्सटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में सेकेंड नंबर का इंटीरियर एंगल, यह करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड का यह पहला इंटीरियर एंगल और इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड का यह दूसरा एक्सटीरियर एंगल, यह करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल यह होगा, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल यह होगा। इसी तरीके से इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में इसके करेस्पॉन्डिंग यह एंगल होगा और इसके करेस्पॉन्डिंग यह एंगल होगा। तो आई होप आप करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ चुके होंगे। मैं नाम देके बता देता हूं। जैसे देखिए, इस एंगल का नाम हो गया 1, यह एंगल हो गया 2, यह एंगल हो गया 3, यह एंगल हो गया 4। यहाँ पे 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 एंगल्स हो गए। यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स आपको दिख रहे हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4, एंगल 8, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 6, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर बात करी जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए, देखिए, एंगल 4, एंगल 4 के अकॉर्डिंगली अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 का, एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 6 होगा। एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 6 होगा। यानी एंगल 4 एंगल 6 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और एंगल 3 का, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 5, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फिर क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देखिए, एंगल 1,
एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 7। एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 7। एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। और इसी तरीके से एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 8। एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 हो जाएगा। तो इस एंगल्स से आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग है, कौन कौन से एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, कौन कौन से एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। लास्ट में क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल तो एंगल 4 के अकॉर्डिंग इसका को इंटीरियर, एंगल 4 के अकॉर्डिंग इसका को इंटीरियर एंगल यह एंगल 5 होगा। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे। और एंगल 3 का को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा एंगल 6। एंगल 3 का को इंटीरियर हो जाएगा एंगल 6। एंगल 6 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा को इंटीरियर एंगल 6। तो ये सारे एंगल्स बन रहे हैं किससे, ट्रांसवर्सल लाइन से। इस ट्रांसवर्सल लाइन से इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं और सभी के टाइप्स बता दिए कि कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग हैं और बाकी सब। तो अगर इनके बीच में यह कंडीशन रख दी जाए, कंडीशन क्या रख दी जाए, ये जो दोनों लाइन हैं ट्रांसवर्सल लाइन जो बाकी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है इन दो अलग अलग पॉइंट पर, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो फिर क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो फिर क्या डिफरेंस हो। आप समझ चुके हैं एंगल्स का भी नाम आप समझ चुके हैं, कौन कौन से किस एंगल को किस नाम से बोला जाता है। अब समझते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो, यहां पर देख सकते हैं कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल लाइन है। यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ये सब कुछ बताया जा चुका है अभी आपको। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल लाइन है, यह ट्रांसवर्सल लाइन है, यह ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए अगर यह ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जितने एंगल सभी आपको मैं बताया हूं करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, जैसे यह एंगल है, मैं नाम फिर से लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा क्योंकि यह क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और इसी तरीके से जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे आपस में। एंगल 2 इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल 2 के करेस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, तो यहां पर हो जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। और एंगल 4 के करेस्पॉन्डिंग एंगल 4 हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 3 के करेस्पॉन्डिंग एंगल 7 हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों लाइन जब पैरेलल होंगी तब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसके पहले मैं सिर्फ नाम बताया हूं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, तो वो सारे नाम्स थे, वो सारे नेम्स आपको बताए गए थे। इसमें क्या है कि जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों जब पैरेलल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे इस तरीके से। और सेकंड नंबर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यह भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल 6, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6।
और एंगल 3 का इंटीरियर एंगल हो जाएगा, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 5। तो एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे कब? जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तब। तो अब चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यह भी इक्वल होगा। ऊपर ये तीनों, ऊपर के जो तीनों एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये तीनों इक्वल्स होंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी तो। चलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएगा? एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 7। एंगल 1 का होगा एंगल 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन आपको बताया जा चुका है। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इनका सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 5। इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 3 का को इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 6। तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो सारे एंगल्स की प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल से जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सारी प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं, 2 एक्सियम्स हैं इसमें। ये सेल्फ प्रूवन है, इसे प्रूव नहीं करना है, समझ लेते हैं ये है क्या। फर्स्ट एक्सियम है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन इस तरीके से बनी हुई है, एक लाइन इस तरीके से बनी हुई है, और इस लाइन पर यदि एक रे बना दी जाए, इस लाइन पर यदि एक रे बना दी जाए, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट की क्या प्रॉपर्टी बताई गई थी? क्या प्रॉपर्टी बताई गई थी? ऐसे दो एंगल एडजेसेंट होंगे जब इनका वर्टेक्स कॉमन हो, कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है आपको, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है, और एक आर में भी कॉमन हो, एक आर में भी कॉमन है, एक आर में भी कॉमन है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि बाकी जो 2 आर्म हैं वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट होने चाहिए, यानी एक इधर अपोजिट है, एक इस साइड है, दोनों अलग अलग साइड हैं, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। अब आ जाते हैं एक्सियम में आ जाते हैं। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, यह लाइन हो गई, इसके ऊपर एक रे बना दिया गया, तो दोनों एडजेसेंट एंगल, यानी एक हो गया 1, एक हो गया 2, दोनों एंगल्स क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। दोनों एंगल्स यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे सम लिखा हुआ है ना, सम ऑफ 2 एडजेसेंट, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। यह हो गया एक्सियम 1 हो गया। एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे बना दिया जाए तो 2 एडजेसेंट एंगल होंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री बनाते हैं। सिंपल सा, सिर्फ इतना है। सेकंड एक्सियम क्या है? इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जस्ट एक्सियम 1 का अपोजिट है। यदि 2 एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यदि दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे देखिए दोनों एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी ये लाइन और ये लाइन, नॉन कॉमन आर्म जो हो गई, एक ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हो गई। नॉन कॉमन आर्म क्या होंगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन ही है ना। नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन,
वह क्या बनाएंगी, एक सिंपल सी लाइन बनाएंगी। सिंपल सी लाइन इस तरीके से बन जाएगी। तो दोनों एक्सियम्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट के इस वीडियो में लास्ट में क्या है, हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स को इसमें समझ लेते हैं, लेकिन प्रूव करेंगे अगले वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो समझ लेते हैं कि है क्या। थ्योरम 1 है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। यह हमें प्रूफ करना है, इसे हम प्रूफ करेंगे। और सेकंड थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम्स को प्रूफ करा जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ हम समझ रहे हैं कि थ्योरम 1, 2 है क्या। सेकंड थ्योरम है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल, ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है और सी लाइन बी लाइन के पैरेलल है, तो ए लाइन सी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों थ्योरम हमें प्रूफ करना है। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।